हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। एक से बढ़कर के एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पैट के एग्जाम में पहले पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा। आज की इस क्लास में भी हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल कितना ही बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को विद एनालिसिस हम लोग समझेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? पहली बात तो यह है कि खासी विद्रोह जो है यह आपका हुआ कब था? खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेता थे वह तीरथ सिंह थे। कौन? खासी विद्रोह के नेता तीरथ सिंह थे और ये खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था और ये आगा खां पैलेस है कहाँ? पूना में है। तो उनको जो है पूना के आगा खां पैलेस में कैद किया गया था गांधी जी को, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, लेकिन यहां से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। कैसे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, पहला क्वेश्चन। दूसरी, इसकी स्थापना हुई कब थी? 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस तरीके से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में 1924 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन कहता है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वह मोहन सिंह, या यहाँ पे आपका कैप्टन मोहन सिंह भी लिखा हो सकता है, उनको जो है इसका प्रथम सेनापति बनाया गया था। और आजाद हिंद फौज की पहली जो डिवीजन का औपचारिक गठन था वह 1 सितंबर 1942 को हुआ था। ओके, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो वह आपका धारवाड़ समूह, धारवाड़ शैल समूह जो है वो भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे डी के साथ में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी का जो भाग प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है, इस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए, रबी की फसलें में कौन कौन आता है? रबी की फसल में एक तो चना आता है, दूसरा जो आपका गेहूं है ये भी रबी की फसल है, मटर अगर लिखा होता वो भी रबी की फसल है, आपका मसूर लिखा होता वो भी रबी की फसल है। ये सभी रबी की फसलें, चना, गेहूं, मटर, मसूर, ये सभी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्न में आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत क्या आता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है ये आधारभूत उद्योग के अंतर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। देखिए, बहुत फास्ट और एनालिसिस करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो नेपा नगर है वह किस उद्योग के लिए? नेपा नगर अखबार कागज उद्योग के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये नेपा नगर आपका कहाँ है? नेपा नगर जो है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर
पुर जिले में स्थित है। ठीक है। और नेपानगर में जो है कि देश की पहली स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादन मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ? नेपानगर में। देश की जो पहली स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादन मिल थी उसकी स्थापना यहीं हुई थी, नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। बात क्लियर? क्वेश्चन भी क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई है? तो इसकी जो स्थापना है वो डाक विभाग के अंतर्गत की गई है। अगर पूछ ले कब की गई है तो डेट भी आपको पता होना चाहिए, 1 सितंबर 2018 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ओके, कहाँ की गई? ये जो है तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के कितने भाग हैं? देखिए जीएसटी के आपके 3 भाग हैं। कितने? जीएसटी के 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला भाग आपका सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी, और दूसरा भाग जो है वो एसजीएसटी, ये इसका दूसरा भाग होता है, और जो तीसरा भाग होता है वह आईजीएसटी। ये जीएसटी के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला भाग सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, और तीसरा है हमारा आईजीएसटी। ये जीएसटी के 3 भाग होते हैं, इनको आप जरूर रट लेंगे। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई थी? देखिए जो चकबंदी की शुरुआत है भारत में वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? पंजाब में। कहाँ हुई थी? पंजाब में। अगर वर्ष आपको याद है तो वो भी लिखिए 1921 में। भारत में सबसे पहले 1921 में चकबंदी की जो शुरुआत है वो पंजाब से हुई। कहाँ से हुई? पंजाब से हुई। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया है? तो आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। किसका? समवर्ती सूची का विषय। किसको? आर्थिक नियोजन को बनाया गया है। अगर अनुसूची पूछ ले, यहाँ पे तो इन्होंने सूची पूछ लिया, आपने बता दिया समवर्ती सूची का। अनुसूची पूछ ले तो ये 7वीं अनुसूची में, किस में आता है? ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत में आर्थिक नियोजन को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड। संगम योजना का संबंध किससे है? संगम योजना का जो संबंध है वह विकलांगों की सहायता के लिए है, विकलांग लोगों की मदद के लिए जो है कि संगम योजना शुरू की गई है। और ये जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1996 को संगम योजना शुरू की गई। 15 अगस्त 1996 को संगम योजना विकलांग लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों का, दोनों सदन कौन कौन से हो गए? आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके 2 सदन हो गए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनको आहूत करने का मतलब है कि इनको बुलाने का प्रावधान किसको है? यानी कि इसको बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। और किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा, इनका सहमत होना भी अति आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? किसने काम किया है? वह हिदायतुल्लाह थे। हिदायतुल्लाह थे। कौन? भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, और ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या? ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं
रहमतुल्लाह, जो कि मुख्य न्यायाधीश जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है और छठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किसका है? तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? किसको? वो आपका वन को। देखिए, वन हो या आपका जैसे वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण हो, न्याय का प्रशासन हो, इनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और ये हुआ कब? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका है? परावर्तन का, अपवर्तन का, या दोनों का, या फिर परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन का। तो यही आपका राइट है। इंद्रधनुष है जो है वह सबसे अच्छा उदाहरण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखिए, विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट है। जो वोल्ट है ये किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और जो ओम है ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नोट कर लीजिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। नोट करिए, लिखिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद बात करेंगे जैसे वाट की, तो वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। किसका? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर आपके। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, वेरी गुड। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया किसका उदाहरण है? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो क्रिया है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। किसको? राइबोसोम को। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितनी होती है? तो ये 7% होती है। क्या? मानव शरीर में रक्त की, ब्लड की जो मात्रा है वो शरीर के भार का लगभग 7% होती है। आपको बताते चलें कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रक्त होता है। ओके, और जो रक्त है वो एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक है? एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन कहता है, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कि नाश का ही दूसरा ऐसा शब्द हमें ढूंढना है जो इसका इसी का अर्थ प्रकट करे। नाश का मतलब नाश, विनाश, तबाही, ये सभी एक ही शब्द के अर्थ हैं। ओके, तो नाश का क्या हो जाएगा? तबाही हो जाएगा। ये तबाही जो है वो नाश के अर्थ को प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है? संयोग। संयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? संयोग का उल्टा जो है वो वियोग हो जाएगा। क्या? संयोग का उल्टा वियोग हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा ए राइट है। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद करता है। उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है?
उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास। ये जो है उल्लास का संधि विच्छेद होता है। ये दो शब्द मिलते हैं तब उल्लास बनता है। ऑप्शन इसमें हमारा उत प्लस लास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत में नीचे हलंत भी लगा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ है पतन। पतन का अर्थ क्या होता है? पतन का अर्थ होता है गिरना। पतन का अर्थ पत्ता नहीं होता, पुत्र नहीं होता, घर नहीं होता। पतन का अर्थ है गिरना, यानी कि उसका पतन शुरू हो गया, वो अब नीचे चला जाएगा, यानी कि वह उसका पतन शुरू हो गया, अब वो पीछे चला जाएगा, है ना। लाइफ में आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक काटने का मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। नाक काटने मुहावरे का अर्थ क्या है? बदनाम करना। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। निम्न में दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे छोटा राष्ट्र है वह मालदीव है। मालदीव में लगभग 1200 द्वीप हैं। कितने? अगर पूछ ले मालदीव में द्वीप कितने हैं तो 1200 द्वीप हैं, और जो कि मूंगा चट्टानों से निर्मित हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बंदरसेरी है? किसकी राजधानी बंदरसेरी है? तो यह आपकी ब्रुनेई की राजधानी है। किसकी? ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी है। और वहीं पर कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, ये इधर कंट्रीज है हमारी, है ना। चलिए, लेबनान जो है, जो देश है, कंट्री, लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ लिख देते हैं बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, बंदरसेरी, बंदरसेरी ब्रुनेई की राजधानी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी। कतर की राजधानी दोहा। लेबनान की राजधानी बेरूत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। चारों ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी? ये कब की बात है? ये बात जो है वह 9 नवंबर 2000 की है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, और उस समय उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य था। कौन सा? 27वां राज्य। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके की गई थी। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हमने जो आपके इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन पर एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें सभी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज को निकाला है और मंथली निकाल दिया। जनवरी के कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, फरवरी के कितने हैं, उनको निकाल करके वीडियो अपलोड भी, आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को मनाते हैं। 1 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस। देखिए, विश्व स्तनपान दिवस हम 1 अगस्त को मनाते हैं। वहीं पे 12 अगस्त की अगर बात करें, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस ये हम कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 15 अगस्त को आप सभी को पता है भारत का स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नैरोबी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वह आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा में
एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है। अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तब आप क्या लिखेंगे, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, नूरजहां ने एतमादुद्दौला का निर्माण करवाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, इसका प्रारंभ 1896 ईस्वी में जो फ्रांस के बैरोन पियर दी कुबर्तिन थे, उनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। बात 1886 की है। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन हैं। लाल सलाम पुस्तक की लेखक नहीं है, लेखिका हैं, और वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, वेरी गुड। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया, वर्ष 1986 में। भारत सरकार द्वारा 1986 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले जो एक सीक्वेंस है, कौन पहले आए कौन बाद में आया, तो उसमें सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। कौन, सबसे सर्वप्रथम जो पुर्तगाली थे, उसके बाद फिर आपके डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और फिर आपके फ्रांसीसी आए। इसमें सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का क्या कारण था। वो सिराजुद्दौला का जो प्लासी के युद्ध में पराजय हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, क्लाइव की कूटनीति थी। डियर फ्रेंड, क्या थी, क्लाइव की कूटनीति के कारण जो है क्या हुआ, सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में पराजय हुआ। किसके कारण, क्लाइव की कूटनीति के कारण। नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाए जाने का क्या कारण था। इनको सत्ता से हटाए जाने का कारण भी क्या था, कुप्रशासन था। क्या था, कुप्रशासन। और ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इनका उपनाम है, क्या नाम है इनका उपनाम, अख्तरपिया। अख्तरपिया, क्या नाम है, अख्तरपिया। किसका नाम है, नवाब वाजिद अली शाह का। सत्ता से हटाए जाने का कारण क्या था, कुप्रशासन। क्या था, कुप्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। तो वह डेट क्या थी आपकी 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। तो वह अशोक के अभिलेखों में बताया गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें राजा को देवता का प्रिय बताया गया है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले विलियम बेंटिक थे। कौन, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सबसे पहले तो ये बताइए, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो कब हुआ, 1886 ईस्वी में हुआ। ओके, कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, रोक किसने लगाई थी, सॉरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, क्वेश्चन क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, जस्ट मिनट प्लीज। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वह हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और अगर हम बात करें प्रारंभ की, तो शुरुआत की, तो प्रारंभ में इसके जो संपादक थे वो गिरीश चंद्र थे। अगर पूछ ले शुरुआत के, तो आप लिखेंगे गिरीश चंद्र। ओके, गिरीश चंद्र घोष था इनका पूरा नाम, गिरीश चंद्र घोष। ये इनके शुरुआत में संपादक रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का
तात्कालिक का कारण क्या था? जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसका शुरुआत होने का उस समय का क्या कारण था? तात्कालिक मतलब उस टाइम का क्या कारण था? वह कारण बंगाल विभाजन था। मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस में बताया है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है? बंगाल विभाजन से। किससे जुड़ा है? बंगाल विभाजन से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 68.8% जो है वह ग्रामीण जनसंख्या है। कितनी? 68.8%। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यह पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है? यह पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। ओके। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पाती है। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? सिलिकॉन घाटी जो है वह कंप्यूटर चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ? ये आपके यूएसए में स्थित है। कहाँ है? यूएसए में स्थित है सिलिकॉन घाटी, जो कि कंप्यूटर चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है? चीन है, डेनमार्क है, भारत है या फिर फ्रांस है? तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो चीन जो है ये गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। कौन? चीन। और उसके बाद हमारा जो भारत है यह दूसरे नंबर पे आता है गेहूं का उत्पादन करने वाला देश। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में निम्न में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम है। कौन सा राज्य है? असम जो है ये चाय उत्पादन करने में यानी कि चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है असम। निम्नलिखित जोड़े में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना जो है 1987 में शुरू हुई। साक्षर भारत मिशन योजना 2009 में शुरू हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ जो है वह 1988 ईस्वी में हुआ था। 1988 में किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ 1988 में किया गया। 2005 यहाँ पे आपका गलत है, ये मैच नहीं करता, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ग्राम दान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? देखिए, ग्राम दान आंदोलन का जो प्रारंभ है वह ओडिशा से हुआ था डियर फ्रेंड। कहाँ से हुआ था? ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बताते चलें, वर्ष 1951 में विनोबा भावे के द्वारा, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और जो है जब ये प्रारंभ किया गया था इसका नाम भूदान आंदोलन था। क्या नाम था? ग्राम दान आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन। और ये आंदोलन 1951 से शुरू होकर के 1955 तक पहुँचते पहुँचते इसका नाम ग्राम दान आंदोलन हो गया। और इसकी जो शुरुआत है वो उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, बात क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा कितने वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया है? कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिखरे खेतों को एकत्र करके चक बनाए जाने के लिए चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है वह 1954 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो बिखरे खेत हैं उनका एकत्रीकरण करके एक चक बना दिया जाए। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन?
लोक लेखा समिति कौन करती है? लोक लेखा समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख होती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत भी किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? वह आपका 69वां, कौन सा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष विश्व दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत निम्न में आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड जो है यह आवेग का मात्रक है। न्यूटन प्रति सेकंड आवेग का मात्रक है। और वहीं पे अगर हम बात करें किलोग्राम वर्ग मीटर की, किलोग्राम वर्ग मीटर जो है ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। किसका? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? यह संवेग का मात्रक है। किसका? संवेग का मात्रक है। बच्चा आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ध्यान दीजिए, हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। ओके, हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक होता है। और किलोग्राम वर्ग मीटर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। और आपका संवेग जो है ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का मात्रक होता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की खोज करने वाले कौन थे? ये है इसमें आपके एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। और फैराडे ने किसकी खोज की थी? ध्यान दीजिएगा, फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम की खोज की थी। देखिए, विद्युत अपघटन, थोड़ा सा समय लीजिए। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने। वहीं पर हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले कौन थे? हेनरी बैकरल। और जो मैडम क्यूरी हैं इन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। ओके, सभी ऑप्शंस आपकी क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। और फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किया था। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर गैस तथा प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, क्या होती है? मीथेन। गोबर गैस और प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रम पेंडिकल। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। यहाँ पे सेरिब्रल होना चाहिए था, सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तब आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी रोग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। ओके, एंड विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक रोग विटामिन बी1 की कमी से। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। रिकेटस आपका विटामिन डी की कमी से। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। क्या? पढ़ा लिखा ना होना, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या फिर चंद। तो इसमें सुंदरता है ना, आपकी सुंदरता, तो ये क्या हो गया? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। सागर आपका जो है वह पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है ना। हम आशा करते हैं ऐसा होगा, है ना। उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुम्हारे अंदर गरिमा होनी चाहिए, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आपकी श्रृंगार है। श्रृंगार नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। सीधा सा वर्ड श्रृंगार जो है ये यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, ऐसे। ये वर्ड आपका सही है, श्रृंगार। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ये शब्द सही है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इस बिंदी का है ना। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, ये भी गलत है। राम ने एक थैला 2 पुस्तक खरीदे, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या बेस्ट ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी, राम ने एक थैला 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है भारत अफगानिस्तान के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत अफगानिस्तान के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है वह मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी? रबात। और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। इनको बहुत ध्यान दीजिए, रट लीजिए। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। बच्चा नाइजर की राजधानी नियामी है। नियामी किसकी राजधानी है? नाइजर की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? यह आपकी मॉरिशस की राजधानी है। देखिए मोरक्को किस देश की राजधानी, रबात जो है ये मोरक्को की राजधानी है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नाइजर की राजधानी नियामी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि प्रतिशत राज्य है? कौन सा है? जो प्रतिशत राज्य है वह आपका गोवा है। ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? किसी भी अवस्था में 40 होनी चाहिए। कितनी? 40 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल सरल क्वेश्चन। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। राधा कृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। कहाँ? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। वुली शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? वुली शब्द आपका हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है क्या वुली शब्द? ओके, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। एंड अगला क्वेश्चन कहता है ब्लू बुक राइटर्स जर्नल के लेखक कौन है? इसके लेखक अमिताव कुमार हैं। कौन है? अमिताव कुमार ब्लू बुक राइटर्स जर्नल के लेखक हैं। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? इको मार्क। क्या? इको मार्क। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? इको मार्क प्रदान किया जाता है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक थे वो मुगल वजीर चिनक्लिज खां। क्या नाम था? मुगल वजीर चिनक्लिज खां, जिनका दूसरा नाम था निजामुल मुल्क। नाम इनका जो दूसरा नाम था निजामुल मुल्क भी था इनका दूसरा नाम। निजामुल मुल्क
आसफ जहा, ये इनका दूसरा नाम था। इनका मुग़ल वज़ीर चिनकिस खां, और इनको उर्फ निज़ामुल मुल्क आसफ जाह भी कहते थे। इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1724 ईस्वी में। कब की थी? 1724 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने भारत पर। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु राज्य एवं शासन नीति है। क्या है? राज्य एवं शासन नीति जो है यह अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र किसका लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? कौटिल्य का है। किसका? कौटिल्य का है। ठीक है, और कौटिल्य को उनके अन्य नाम जैसे कि चाणक्य है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है पूना की संधि कब हुई थी? पूना की संधि आपकी 13 जून 1817 में हुई थी। कब? जून यानी कि 13 जून 1817 में पूना संधि हुई थी। ये संधि किसके किसके बीच हुई थी? ये संधि आपकी अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में आपकी पूना संधि हुई थी, जो कि 13 जून 1817 को हुई थी। क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्न में क्या लाभ हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या हुआ? बंगाल में दीवानी अधिकार मिले। देखिए, खाली बंगाल नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। ये उनको फायदा हुआ। ओके, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान वो गिरफ्तार हुए थे, और ये बात है 1930 ईस्वी की। ठीक है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको इनकी तारीख याद होगी कि कौन सी घटना कब घटित हुई। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कौन सी घटना पहले घटित हुई, तो पहले घटित होने वाली घटना कौन सी है? वो है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन जो है वह कब हुआ? नोट कीजिए इनको, 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ। उसके बाद दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ? दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च, नोट कीजिए इनको, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ। फिर बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है ये 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ। 28 के बाद फिर 30 आया आपका दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को। 30 के बाद 31 आया आपका गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। तो सबसे पहले घटने वाली घटना साइमन कमीशन है। आगे बढ़ते हैं। एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वह वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र के नासिक में 1904 में की थी। ठीक है, एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। इसमें जो है किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का धर्म के रूप में कोई प्रतिबंध नहीं है, है ना। इसमें आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, कोई रोक नहीं है। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? वह चूना पत्थर है। विंध्य क्रम की शैलों में आपका चाहे चूना पत्थर हो, बलुआ पत्थर हो, शैल हो, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? लौह अयस्क जो है वह धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न में से किस वर्ष को जनांकिकी विभाजक मानते हैं? तो भारत में क्या है कि 1921 को जनांकिकी विभाजक मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 में अगर हम बात करें 1911 से लेकर के 1921 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है, इसीलिए इसको जनांकिकी विभाजक मानते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ रही है? वह कील नहर है। कौन सी नहर है? कील नहर इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। निम्नांकित घास के मैदानों में से किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है? सवाना उष्णकटिबंधीय एक घास है। सवाना जो है यह उष्णकटिबंधीय एक क्या है? घास है, जिसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में पाया जाता है। कहाँ? सूडान में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं 98 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में। अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इसकी स्थापना 1988 में जयपुर में हुई थी। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कहना चाहेंगे यदि क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? कृषि जोत पर कर लगाने का जो सुझाव है वह KN राज्य समिति द्वारा दिया गया था। KN राज्य समिति द्वारा दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा रहा जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 लागू किया गया। कब लागू किया गया? यह 2000 में, यानी कि 1 जून 2000 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस नंबर आपका ये 6 है। इससे पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और इन सभी प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल से PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।